28 फरवरी 2026 जब यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक मैसिव ऑफेंसिव यानी एक बहुत बड़ा जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया तो यूएसए का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था। पहला, ईरान के अंदर गवर्नमेंट का चेंज करना यानी कि वहां के रेजीम को चेंज करना, सरकार को गिराना। सेकेंड, ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो कैपेबिलिटी है उसको परमानेंटली एंड करना। और थर्ड, मिडिल ईस्ट में ईरान के जितने भी प्रॉक्सी नेटवर्क्स हैं यानी कि उसके हेल्पफुल मददगार नॉन स्टेट ग्रुप्स हैं उनका पूरी तरीके से सफाया करना। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त पब्लिकली डिक्लेयर किया था कि अमेरिका जो है वो अनकंडीशनल सरेंडर यानी कि बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण, इससे कम किसी भी बात पे समझौता नहीं करेगा। लेकिन आज ठीक 3 महीने बाद, एग्जैक्टली 90 डेज के बाद, जियोपॉलिटिकल रियलिटी पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो सुपर पावर यानी कि यूएसए टोटल कैपिटुलेशन की तरफ जा रहा था यानी कि ईरान को पूरी तरीके से झुकने की मांग कर रहा था, वो आज पाकिस्तान के मीडिएशन से एक बेसिक लेवल का एमओयू, जिसे हम आसान भाषा में एक शुरुआती रिटर्न समझौता कहते हैं, उस पर साइन करने को मजबूर आ गया है। इस वीडियो में हम बिना किसी बायस के सारे फैक्ट्स के आधार पर डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछले 90 डेज में एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ है कि पेंटागन और व्हाइट हाउस को अपनी कोर फॉरेन पॉलिसी पर इतना बड़ा यू टर्न लेना पड़ा। चलिए सबसे पहले उस बेसिक मिस कैलकुलेशन को समझते हैं यानी कि उस गलत आकलन को समझते हैं जहां से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई थी। वॉशिंगटन और तेल अवीव यानी कि यूएसए और इजराइल, इनका मानना यह था कि एक इंटेंस एरियल बॉम्बार्डमेंट कैंपेन करेंगे। इसका मतलब है आसमान से लगातार बॉम्ब वगैरह गिराए जाएंगे। इस हमलों के जरिए ईरान के जितने भी कमांड सेंटर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को कोलैप्स कर देंगे। उन्हें उम्मीद ये थी कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हम लगाएंगे यानी कि जो आर्थिक पाबंदियां और जो मिलिट्री प्रेशर, इसका जो डबल अटैक हम ईरान के ऊपर करेंगे, उससे ईरान पूरी तरीके से घुटने टेक देगा। लेकिन ईरान ने एक नॉर्मल आर्मी की तरह सामने से लड़ने के बजाय असिमेट्रिक वॉरफेयर का रास्ता अपनाया। असिमेट्रिक वॉरफेयर, इसका मतलब क्या है? इसका आसान मतलब यह है कि जब एक कमजोर साइड किसी बहुत बड़ी मिलिट्री पावर से डायरेक्टली आमने सामने लड़ नहीं सकती तो वो लड़ाई का तरीका ही बदल देती है और दुश्मन को वहां चोट पहुंचाती है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। ईरान ने ठीक वही किया। उसने सबसे पहले तो पूरे पर्शियन गल्फ में स्प्रेड किए गए जितने भी अमेरिकन मिलिट्री फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस थे यानी कि वो सैनिक ठिकाने जो कि यूएसए के थे, उन पर अलग अलग तरफ से ड्रोन और मिसाइल से अटैक शुरू कर दिए। राइट, लगातार उसके ऊपर अटैक शुरू होने के कारण यूएसए एक इमीडिएट डिफेंसिव प्रेशर बिल्ड हो गया यूएसए के ऊपर और यूएसए कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गया। लेकिन ईरान का सबसे लीथल और सबसे बड़ा काउंटर मूव अभी बाकी था। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े क्रिटिकल मैरीटाइम एनर्जी चोक पॉइंट यानी कि समुद्र के उस रास्ते को जहां पर सबसे ज्यादा ऑयल वगैरह का सप्लाई होता था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसको ब्लॉक कर दिया। अब Your orders to go back to your departure immediately. Your orders to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. अब इस जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा चोक पॉइंट हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ही क्यों कहते हैं, ये समझिए। बिजनेस और ग्लोबल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से समझना ये होगा कि दुनिया का लगभग 20% जो क्रूड ऑयल है वो इसी नैरो वाटर, ये जो नैरो वाटर आप प्लेन देख रहे हो, यहीं से होकर गुजरता है। जैसे ईरान ने इस रास्ते में नेवल माइंस बिछा दिए, ईरान यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर जैसे ही बहुत सारे नेवल माइंस वगैरह बिछा दिए, उसी पर्टिकुलर टाइम में जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन्स थे यानी कि जो पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की डिलीवरी का जो सिस्टम था वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया। ऑयल प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में थी वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गए, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए, जिसने बड़े बड़े देशों की इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन ले आए यानी कि महंगाई ले आए, स्टॉक मार्केट के अंदर इनस्टेबिलिटी लेकर आ गए। इसके कारण यूएसए और जो पूरा वर्ल्ड था अचानक से इस पर्टिकुलर चीज़ से परेशान हो गया। अमेरिका ने भी ऑब्वियसली रिटेलिएट किया। अमेरिका ने इसके बदले में ईरानियन पोर्ट्स पर, जितने भी ईरान के पोर्ट्स थे, उनके ऊपर इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दी यानी कि जो उनकी समंदर का रास्ता था उसके ऊपर नाकेबंदी कर दी ताकि ईरान अपना ऑयल आगे बेच ना सके किसी और कंट्री को। लेकिन ईरान ने डिप्लोमेटिकली पीछे हटने के बजाय यहाँ पर एक दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने अपनी न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो फाइल है यानी कि न्यूक्लियर वेपन बनाने की जो प्रोसेस है उसकी स्पीड को और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया। यूएसए को ये रियलाइज हो गया यहाँ पर कि एयर स्ट्राइक्स से उन्हें कोई डायरेक्टली मिलिट्री एडवांटेज नहीं मिल रहा, बल्कि उनका जो अपना खुद का बजट है और जो ग्लोबल इकोनॉमी है, दोनों ही पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहे हैं।
अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक स्टेलमेट हो गया, यानी एक ऐसी सिचुएशन बन गई जहां दोनों ही साइड्स एक दूसरे को हरा नहीं पा रही थी। इसका रिजल्ट ये निकला कि आज अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प से, पाकिस्तान के मीडिएशन से एक ड्राफ्ट एमओयू को नेगोशिएट कर रहा है। अब देखो, अगर हम यूएसए की जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करें तो उसके जो ड्राफ्ट की एलिमेंट्स हैं उसको प्रॉपर्ली समझने पर यह समझ आ रहा है कि जो ईरान का जो ये हार्ड लाइन और अनकॉम्प्रोमाइजिंग वाली जिद्दी टैक्टिक्स था उसने एक्चुअली काम कर दिया है। तो यहां पर जो यूएसए एक एमओयू साइन कर रहा है उसकी 3 सबसे बड़ी बातें सामने आई हैं। सबसे पहला, ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में मैरीटाइम ट्रैफिक, यानी कि जो समुद्री रास्तों से जो जहाज वगैरह आना जाना होता था उसको प्री वॉर के लेवल पे फिर से नॉर्मलाइज कर देगा। मतलब जब वॉर स्टार्ट नहीं हुआ था उस तरीके से, उससे पहले जिस तरीके से वॉर जो जहाज थे उनका आना जाना था वैसा ही फिर से कर देगा। दूसरा, इसके बदले में यूएसए ने प्रॉमिस किया है कि वो ईरानियन पोर्ट्स पर अपना ब्लॉकेड, जो भी उन्होंने ब्लॉकेट्स वगैरह लगा रखे थे, जो नाकाबंदी लगा रखा था, उसको धीरे धीरे वो लोग हटाना स्टार्ट कर देंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, यूएसए ने बोला है कि वो ईरान के जो भी फ्रोजन इंटरनेशनल एसेट्स थे, यानी कि जो भी विदेशी बैंक थे, जो फॉरेन बैंक्स थे, उसके अंदर जो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो फंसे हुए थे ईरान के, उसका स्कोप उनको फिर से दिया जाएगा, उनका एक्सेस जो है फिर से दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे ड्राफ्ट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है? सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो कभी ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जो नॉन स्टेट अलाइज है, यानी कि जो हेल्पफुल ग्रुप्स थे, उसकी कंप्लीट डिसमेंटलमेंट की बात कर रहे थे, यानी कि उसके पूरी तरीके से खात्मा होने की बात कर रहे थे, आज उसकी बारे में कोई बात ही नहीं हो रहा है। उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। उनका पूरा एजेंडा अब सिर्फ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पे है, यानी कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने पर है। सारा का सारा गेम यहाँ पर पूरी तरीके से पलट चुका है। 2013 में प्रेसिडेंट थे यूएसए के बराक ओबामा, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही पॉलिसी रखा था जहां पे उन्होंने ये बोला था कि हम ईरान को जो न्यूक्लियर उनका एनरिचमेंट है उसको रोकना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स, जिसके तहत 2015 में आगे जाकर के एक JCPOA साइन हुआ था, राइट, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था। और ये वही डील है जो कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलेटरली सिर्फ अपने दम पर कैंसिल कर दिया था और उसको फाड़ दिया था। आज 8 साल के बाद हिस्ट्री फिर से एक पूरा सर्कल कंप्लीट करके फिर से वहीं पहुंच गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में जिस पर्टिकुलर डील को अपने हाथों से फाड़ दिया था, उसी पर्टिकुलर डील को फिर से अब साइन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन और स्ट्रेटजिक अफेयर्स का एक बहुत ही गोल्डन रूल है, आप डिप्लोमेसी के टेबल पे, यानी कि बातचीत के टेबल पे, वो चीज़ कभी भी वापस हासिल ही नहीं कर सकते जो आप वॉरफील्ड में हार चुके हैं। ईरान ने इस कॉन्फ्लिक्ट में ये प्रूव किया है कि उनके पास पावर असिमेट्री, यानी कि जो मिलिट्री पावर थी वो कम होने के बावजूद उन्होंने अमेरिका के इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट को डैमेज करने की पूरी कैपेबिलिटी है, यानी कि उनके पास पूरी क्षमता है। हालांकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये एमओयू अभी भी बहुत ही स्टार्टिंग, यानी कि बेसिक लेवल पे है, बहुत ही बेसिक एग्रीमेंट है, यानी कि ये सिर्फ अभी बिगनिंग के लेवल पे है। दोनों साइड्स के बीच ट्रस्ट डेफिसिट, यानी कि जो आपसी विश्वास है, उसकी कमी बहुत ज़्यादा है। वो तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक फाइनल डॉक्यूमेंट्स पर दोनों ही कंट्री के साइन नहीं हो जाते, और तब तक एस्केलेशन, यानी कि दोबारा लड़ाई का शुरू होना, भड़कना, इसका खतरा लगातार बना रहेगा। अब देखिए, अगर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सच में एक लास्टिंग पीसफुल सेटलमेंट चाहते हैं, यानी एक परमानेंट शांति चाहते हैं, तो उन्हें म्यूचुअल कंसेशंस, यानी कि आपसी समझौता करना होगा। दोनों तरफ से ही किसी न किसी को झुकना पड़ेगा, तभी जाकर के इसका रास्ता आगे निकलेगा। लेकिन अगर उन्होंने ये सोचा कि वो अग्रेसिव रिटॉरिक, यानी कि सिर्फ धमकी भरी भाषा से ईरान को दबा देंगे, तो यूएसए और मिडल ईस्ट दोनों एक एंडलेस फॉरएवर वॉर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होने वाली। और इस पर्टिकुलर लड़ाई के ट्रैप में कहीं ना कहीं यूएसए, ईरान और इजराइल तीनों ही फंस जाएंगे, जिसका नुकसान पूरी दुनिया को एक साथ उठाना पड़ेगा। इस बड़े स्ट्रक्चरल शिफ्ट पे आपकी क्या पर्सपेक्टिव है, कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार, जय हिंद।